हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8 एंड पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट, पहला क्या स्टेट इनका कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स में ये रहते हैं और 3 फिजिकल स्टेट्स अपने कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बट एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, इट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन्स एंड क्लोरीन एक्सेट्रा। लश्रश क्या है? यानी चमक, है ना। ऑल नॉन मेटल्स हैव अ वेरी डल लश्चरस, यानी हल्की सी चमक होगी। दे हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स एक्सेप्ट आयोडीन। क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर एंड फॉस्फोरस इज रेड और वाइट इन कलर। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस। डलनेस आएगा हल्का, लेकिन वेराइटीज ऑफ कलर्स में ये अवेलेबल होंगे, जैसे एग्जाम्पल्स दे रखा है, except iodine. Next, melting point. Non-metals have low melting and boiling points due to weak forces of attractions between their molecules. For example, sulfur melts at 119 degree centigrade and iodine melts as 113 degree centigrade. तो नॉन मेटल्स का जो पिघलने का है, बॉइलिंग है उबलने का, और पिघलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। कम इसलिए है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है। सो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनके जो बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस हैं वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, दे कैनॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेटल की मेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि मेटल को अगर हम हैमर्ड से बीट करें तो वो थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो नॉन मेटल्स में ये नॉन मेलेबल्स होते हैं। डक्टिलिटी, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, मीन्स हैमर्ड करने पे हम इसे वाइड में चेंज नहीं कर सकते। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना, जहाँ की मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट। यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ये क्या है तो नॉन मेटल, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और ग्रेफाइट एग्जाम्पल जैसे लीड है, आपकी पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। हार्डनेस, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड है तो नॉन मेटल, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, हार्डेस्ट है। तो ये क्या कहलाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है ऑन द अर्थ सरफेस। नॉन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटल, दैट इज़ व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस, है ना। ब्रिटल होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ब्रिटल मीन्स हैमर्ड करने पे जो सब्सटेंस पीसेस के अंदर टूट जाए उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही ब्रिटल होते हैं। सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट क्रिएट अ साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, है ना। कोई भी हार्ड सरफेस से अगर हम उस पर हैमर्ड करें या उसको टकराएं, स्ट्रक करवाएं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज नॉन सोनरस। So these all are physical properties of non-metals. Now we will discuss here chemical properties of metal and non-metal both. So first is reaction with oxygen. You might have seen the iron getting rusted. Try to burn magnesium ribbon in air. You will find that both in cases formation of metal oxides takes place. तो जो जैसा कि टॉपिक सजेस्ट किया गया है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी O2 के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे लिया था कि आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, है ना,
जैसे इसमें दे रखा है Fe प्लस O2 प्लस XH2O। जो ये XH2O आया हुआ है, ये किस चीज़ के लिए आया हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसके नंबरिंग्स हमें पता नहीं है, बिकॉज लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द एनवायरनमेंट। वाटर के एनवायरनमेंट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स में रिएक्ट कर सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए X लगाया गया है। तो आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर, फिर हमें देगा Fe2O3 इंटू XH2O, जिसे हम कहते हैं रस्ट जंग। ठीक है। So next, both of these oxides are basic in nature. Those metals combine with oxygen to form basic oxides. These all are basic oxides. ये acidic in nature नहीं होते हैं, ये basic in nature होता है. It means that इनका जो pH है वो 7 के above होता है. ठीक है, इसे कहा जाता है basic oxides. नेक्स्ट, तो कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन अल्कलाइन चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू. इन जनरल, मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. वाटर सॉल्यूशंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर. अल्कलाइन जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा हो, है ना, जो वाटर सॉल्यूबल्स होते हैं, दैट इज़ नॉन एज अल्कलाइन. और जितने मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? आपके ऑक्साइड्स बनाएंगे जो अल्कलाइन इन नेचर होंगे. ठीक है. सो यहाँ एक वर्ड आ रहा है आपका लिटमस, जस्ट चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू. तो ये जो लिटमस है ये है क्या? इसके हम डिस्कस कर लेते हैं. लिटमस एक तरह का पेपर होता है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है जिसे कहा जाता है पीएच पेपर, है ना. पीएच पेपर, पीएच का मीन्स होता है ओके, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन. ये जो पीएच है, ये स्केल जो स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 14. ठीक है. एंड देयर इट इज 7, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल. 7 से बिलो अगर पीएच है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा आपका एसिड, एसिडिक इन नेचर. एंड ग्रेटर देन 7 इज नॉन एज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर. तो अब जो 7 है दैट इज नॉन एज न्यूट्रल, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल. तो अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए सॉल्यूशंस आपका बेसिक है या एसिडिक है, इसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच पेपर. ठीक है, दैट इज लिटमस पेपर. तो अब लिटमस पेपर दिखने में कैसा है? दिस इज द लिटमस पेपर, है ना. तो जो लिटमस पेपर ब्लू कलर में आ रहा है, ब्लू कलर जो है वो टर्न हो जाता है रेड के अंदर इन एसिडिक कंडीशंस. अगर कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर है, जैसे आप लेके चलो विनेगर, जब हम फास्ट फूड बना रहे हैं, चाउमीन स्पेशल जब बन रहा है, उसके अंदर हम विनेगर को यूज़ करते हैं. पिकल्स को प्रिजर्वेटिव के लिए विनेगर का यूज़ किया जाता है. उस विनेगर में अगर आप ये ब्लू लिटमस को आप डिप करोगे तो ये ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड के अंदर. तो जब ब्लू रेड के अंदर अगर चेंज हो रहा है, इन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है. और जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो हम उसे कह सकते हैं बेसिक इन नेचर, जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन है. और एक न्यूट्रल लिटमस पेपर भी आता है. न्यूट्रल कब रहेगा? जब ब्लूइश पर्पलिश कलर में होगा, है ना. पर्पलिश कलर ही रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं आएंगे कलर में, डैट इज नॉन एज न्यूट्रल. तो सब्सटेंस क्या रहेगा उस समय? न्यूट्रल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज न्यूट्रल, उसका पीएच 7 है. लिटमस पेपर को जब न्यूट्रल में आप डिप करोगे वाटर के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो लिटमस पेपर सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1300 AD के अंदर, नीदरलैंड के अंदर. और इसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लीचन पिगमेंट्स, है ना. लीचन जैसे हमने डिस्कस जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, लीचन जिसके अंदर फंगस और अलगे, फंगस और अलगे मिलकर एक रिलेशन बना है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो सब्सटेंस बन रहा है दैट इज़ नॉन एज लीचन. इस तरह के बहुत सारे लीचन्स मिलते हैं, उन लीचन्स की डाई, है ना, उसे इस्तेमाल करके लिटमस पेपर को बनाया जाता है.
So next is sulfur. A non-metal forms an acidic oxide, it is SO2. It gets changed into sulfurous acid after reacting with water. जिसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये बनेगा आपका सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3, जो कि रिएक्शंस गिवन है. तो सल्फ्यूरस एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जब ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए इट मीन्स दैट कि सॉल्यूशन क्या है आपका एसिडिक इन नेचर है. By carrying out similar experiments with other metals and non-metals, it has been found that on burning, metal combines with oxygen to form metallic oxides that are basic in nature. Non-metals too combine with oxygen to form oxides. However, such oxides are acidic in nature. तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और वो बेसिक इन नेचर होंगे, और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर फॉर्म करेंगे ऑक्साइड्स, वो भी ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं दैट इज नॉन एज एसिडिक इन नेचर. ठीक है. तो नेक्स्ट इज रिएक्शंस विद वाटर. डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन देयर रिएक्शंस विद वाटर. सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. जैसे एक्टिविटी दे रखी है, फिल अ ग्लास with water. Now carefully cut a small pieces of sodium metal, dry it using a filter paper and place it in the trough. You will observe that the metal piece starts moving in water with a hissing sound. When reactions stop, touch the beaker. Do you find the beaker becomes hot to touch? Soon the metal piece catches fire. The chemical reactions between sodium and water produces hydrogen. A lot of heat is also liberated in these reactions. As a result, hydrogen and the metal catches fire. The reactions between sodium and water can be expressed by the following reactions. जैसे कि यहाँ पे reactions given है Na, है ना, Na plus H2 it will give NaOH, that is known as sodium hydroxide plus H2 gas. तो इसमें कहा कि जब सोडियम को वाटर के अंदर जब उसे पीसेस को वाटर में अगर डाला जाए तो वहाँ पे एक हीजिंग साउंड आएगी, कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा. वो जो साउंड प्रोड्यूसनेस आ रही है बिकॉज ऑफ द H2, जो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है वो लिबरेट हो रहा है वहाँ से, और अपने साथ वो क्या रिलीज़ करता है, कुछ एनर्जी की रिलीज़ करेगा. इस वजह से वो जो बीकर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है. वो बीकर इसमें हीटेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी. तो इस वजह से जो सोडियम है वो सोडियम को हमेशा किस में रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर, ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शंस ना करें. देयरफॉर इट इज रिटन दैट सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट वाइग्रेसली, है ना, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्शंस करता है वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शंस. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन. तो जो सोडियम मेटल है, एक तो हमने डिस्कस किया था कि सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बट बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं ये. इसलिए इनका एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन में इनको रखा जाता है. सो is written over here activity that take 3 test tubes and label them as A, B and C. Fill each test tube half with water. Put a piece of magnesium, a piece of zinc and an iron nail in the test tubes A, B, C respectively. Heat test tube A for 5 to 10 minutes. Test tube solutions with red and blue litmus paper. Now heat test tube B and C for 10 to 15 minutes. Test the solutions with the red and blue litmus paper. Okay, simple activity is given here that 3 elements we have to take here: zinc, iron and magnesium. तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रखना है और उसे हीट अगर हम करें 5 to 10 मिनट्स के लिए, इसके बाद हमें चेक करना है सॉल्यूशंस को विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज दैट मैग्नीशियम्स रिएक्ट mildly with cold water but vigorously with hot water, producing magnesium hydroxide and hydrogen gas. तो एक कंक्लूजन तो ये निकल रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही कम रिएक्ट करती कोल्ड वाटर के साथ, बट जैसे उसको हम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत तेज़ी से वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है.
तो द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस कैन गिवन एज बिलो. इट इज मैग्नीशियम Mg प्लस वाटर, है ना, मैग्नीशियम प्लस HCl. तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाइक दैट. और फिर क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. So zinc and iron neither react with cold water nor with hot water, but these metals react very mildly with the steam generated during the boiling. Okay. So one more thing is given here कि अगर मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कर रही है हॉट वाटर के साथ, तो जिंक और आयरन ये रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ, लेकिन ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, विद द स्टीम, है ना, ये स्टीम के साथ ये रिएक्ट ज़रूर करते हैं. क्लियर. जो बॉइलिंग के दौरान अगर वाटर बॉईल कर रहे हो तो उसमें से जो भाप निकलती है, जो स्टीम निकल रही है, उसके साथ ये दोनों मेटल्स बहुत ही तेज़ी से रिएक्शंस करते हैं. सो ओरल कंक्लूजन इज दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव. First point, sodium is more reactive than magnesium, iron and zinc. Copper, silver and gold are least reactive metals. So the next slide, reactions with acids. The reactions of metals and non-metals with acid is explained below. First is non-metals generally do not react with acids, but metal react with acids. Metal react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound on bringing a burning matchstick near the mouth of the test tube. Copper does not react with dilute hydrochloric acids even on heating, but it reacts with sulfuric acids and nitric acids. ठीक है. तो एसिड्स के साथ अगर रिएक्शंस देखी जाए हमें, तो फर्स्ट ये आ रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट करती है एसिड्स के साथ. मेटल्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, और हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस करेंगे तो पॉप साउंड ओके. तो हाइड्रोजन गैस जो उसमें इवॉल्व हो रहा है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा जब हम उसे मैच स्टिक उसके सामने लेके जाएंगे. थर्ड इज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट एक वर्ड आ रहा है, डाइल्यूट का मीन्स ये हुआ कि अगर हम वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा लें, वाटर अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें कम ले रहे हैं, तो ऐसा जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको हम डाइल्यूट कहते हैं. इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. अभी देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता कॉपर, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ज़रूर रिएक्ट करता है. तो ओवरऑल क्या किला हमें, देखो मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगा मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस होगा. अब यहाँ जो मेटल है वो कुछ भी हो सकता है. Next is the reactions of hydrochloric acid with aluminum and iron. Two reactions are given here. Aluminum Al, hydrochloric acid HCl. तो हमें मिलेगा AlCl थे aluminium chloride और हाइड्रोजन गैस. ओके. और यहाँ आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, majority of the non-metals do not react with acids. Sulfur, however, react with the hot concentrated nitric acid to produce sulfur dioxide. ये था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक सल्फर एक ऐसा केस है जो रिएक्ट तो करता है लेकिन वो हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना. नाइट्रिक एसिड HNO3, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड. इसके साथ जब सल्फर को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So let's discuss some uses of non-metals. Some common uses हम जो देखते हैं, आयोडीन इज़ यूज इन एंटीसेप्टिक क्रीम. एंटीसेप्टिक क्रीम्स, कभी हमें घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हम ट्यूब जो भी हम ट्यूब यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक, उसमें आयोडीन यूज़ किया जाता है.
एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम जानते हैं फॉर द ब्रीदिंग हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर। एंड सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हम दिवाली में यूज़ करते हैं। एंड द फोर्थ, फॉस्फरस इज़ यूज्ड इन द मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं और मैच बॉक्स में भी यूज़ करते हैं। मैच स्टिक जिससे आप रब करते हो माचिस के ऊपर, जो रेड कलर का आता है, वो किसका बना होता है? आपका फॉस्फरस का। सो आई होप यहाँ तक आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट।